बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। मुल्ला सरकार की साजिश का आखिरी हिस्सा अभी बाकी है। जब तक कमांडर को खत्म नहीं किया जाता ये मामला रह रह कर सर उबारता रहेगा। मैं इसी सिलसिले में अव्वल खान के साथ जा रहा हूँ। ये भी बहुत खून रेज मार्का होगा। इसने इश्तबा अमेज लहजे में सवाल किया। इसकी आंखों में उम्मीदों बीम के गैर यकीनी साए मंडला रहे थे। इन हौलनाक खून रेजियों से तुम्हें कब तक निजात मिल सकेगी? दुश्मनों से मुकाबला होता है तो फरीकैन एक दूसरे पर गुलपाशी नहीं करते। मैंने कहा, वैसे तुम्हारी इतला के लिए अर्ज है कि ये पहला मार्का होगा जिसमें हम अमली हिस्सा नहीं लेंगे। मेरी और अव्वल खान की हैसियत मुबस्सरीन की होगी, क्योंकि कमांडर के खिलाफ आर्मी ऑपरेशन का मंसूबा बनाया जा चुका है। गजाला को कमांडर के बारे में मैं पहले भी बता चुका था, लेकिन इस वक्त उसने मेरी बातों पर शायद ध्यान नहीं दिया था। इसलिए मैंने इसे गुलाम रसूल की आखिरी इंकशाफात से अव्वल खान की ताज़ा तरीन फोन कॉल तक सारी तफसीलात सुनानी शुरू कर दी, जो इसके लिए तिल्स्म होशरुबा से कम नहीं थी। हमारे पास काफी से ज्यादा वक्त था, इसलिए हम दिल खोल कर बहस तमीज करते रहे। 6 बजे के करीब सुल्तान शाह होटल से अपना थैला उठाकर और गाड़ी का शीशा डलवा कर आया तो मैंने वक्त जाया किए बगैर गजाला को इसके साथ शर्फ आबाद वाले फ्लैट की तरफ रवाना कर दिया और खुद वक्त गुजारी के लिए ड्राइंग रूम में ब्लैक लेबल की बोतल ले बैठा। टीवी प्रोग्राम देखते हुए मैंने दूसरा हल्का पैग ही खत्म किया था कि जहांगीर आ पहुंचा। क्या बात है, आज किसी उदास उल्लू की तरह अकेले ही बैठे हुए हो? सब लोग कहाँ गायब हैं? इसके तंज पर मैं जेरे लब मुस्कुरा कर रह गया। वीरा को एक काउंसलेट वालों ने यरगमाल बना लिया। गजाला फ्लैट चली गई। मैंने दानिस्ता तौर खवातीन के बारे में बताने पर इत्तफाक किया, जबकि वीरा वैसे भी ग्रैंड होटल में मुकीम थी। गजाला क्यों चली गई? यहाँ इसे क्या तकलीफ थी? इसने मेरे करीब ही बैठते हुए पूछा। कुछ भी नहीं, वो बहुत हसास लड़की थी। इसे अंदाजा हुआ कि इसकी वजह से तुम्हारी आजादियों में फर्क आ रहा है। मैंने दाहिनी आंख दबाकर हल्के फुल्के लहजे में कहा। मौका मुयस्सर आते ही मैंने इसे यहाँ से टाल दिया। सलमा तुमसे लड़कर अपने मेके गई हुई है और गजाला की वजह से तुम किसी को घर नहीं बुला सकते थे। मेरी कही हुई बात इज्जत अफजा नहीं थी, लेकिन वो जिस पैराए में कही गई थी इसे जहांगीर ने बेआसानी हजम कर लिया और चौंकते हुए पूछा, मिसेस जवानी की लाश का क्या बना? इसका बोझ मेरे सर पर सवार होकर रह गया है। इसे पोस्टमार्टम के बाद दफन कर दिया गया। मैंने संजीदगी से कहा, तुम बिला वजह इसका ख्याली ताबूत अपनी खोपड़ी पर लादे फिर रहे हो। शरीफ आदमी पराई औरतों के बारे में इतना नहीं सोचते। वो फाड़ खाने वाले अंदाज में मुझे घूरने लगा। ये तो मुझे भी मालूम है कि इसे दफन ही होना था। हमारे यहाँ अभी मुर्दों की मम्मी बनाने का रिवाज शुरू नहीं हुआ। मैं ये पूछ रहा था कि पुलिस क्या कर रही है। सही इतला तो तुमको डिफेंस थाने से ही मिल सकेगी, जिसकी हदूद में लाश दरियाफ्त हुई थी। वैसे क्यास कहता है कि पुलिस जक मार रही है। इसका सबूत ये है कि तुम अब तक आजाद फिर रहे हो। अरे भाई, अब मिसेस जवानी को भूल जाओ। तुमने इसकी जिंदगी में ही इतनी खिदमत कर ली थी कि अब तुम्हें इसके गम गुजारों में शामिल होने की जरूरत नहीं रही। इसके लिए इसके शौहर ही को रोने दो। जहांगीर ने अपने लिए भी गिलास तैयार कर लिया था। 2 घूंट लेने के बाद इसने मुझसे पूछा, लाहौर चलते हो क्या? मुझे पागल कुत्ते ने काटा है? मैंने गुर्रा कर कहा, मेरे पास अपने ही कई काम पड़े हैं। सलमा को लेने जाना है। एक लड़के की मां बन जाने के बाद इसका दिमाग 7वें आसमान पर पहुंचा हुआ है। मेरे मुकाबले में वो तुम्हारी बात ज्यादा तवज्जो से सुनती है। तुम चलो तो मुझे सहारा रहेगा। मैं आज रात घर से बाहर गुजारूंगा। मैंने संजीदगी इख्तियार करते हुए कहा, घर में अकेले रहने से बेहतर है कि तुम भी आज रात की फ्लाइट से टिकट कटवा लो। मियाँ बीवी के झगड़े आपस ही में तय होते रहें तो बेहतर होता है। तुम्हारी बात तो 16 आने दुरुस्त है, लेकिन वो इस बार मिसेस जेवानी को देखकर बुरी तरह बिदक गई थी। बात करते करते इसने अचानक खौफजदा लहजे में पूछा, मिसेस जेवानी की तस्वीर लाहौर के अखबारों में भी छपी होगी। लाहौर वाले अपने मुर्दों की तस्वीरें छापते हैं। जुराइम की शरह में इजाफा होने से यही एक फायदा हुआ है कि हर शहर से निकलने वाले अखबारात को मुकामी तौर पर इतना मवाद मिल जाता है जो हर अखबार का पेट भर देता है। क्या तुम्हें खौफ है कि सलमा इस तस्वीर पहचान लेगी? वो बेबसी से असबात में सर हिलाकर रह गया। वो इसका कत्ल फौरन ही मेरे सर मंड देगी, लेकिन वो तो सरीहन खुदकशी थी। बात बिगड़ने लगे तो तुम मेरी और गजाला की गवाही दिलवा सकते हो। इसने अपने गिलास से एक लंबा घोंट लिया और किसी सार्स की तरह गर्दन आगे लटकाकर गहरी सोच में डूब
गया। अव्वल खान की सफेद करोला ठीक 9 बजे मेरे करीब आ रुकी और मैं कुछ कहे बगैर पैसेंजर सीट पर सवार हो गया। तो क्या कार में ही सफर करने का इरादा है? गाड़ी हरकत में आने के बाद मैंने सवाल किया, क्योंकि अव्वल खान खुद ही कार चला रहा था। मुझे 9:15 बजे शारे फैसल के एयरबेस पर पहुंचना है। इससे आगे प्रोग्राम से मैं खुद ला इल्म हूँ। हो सकता है कि वहाँ से हमें हेलीकॉप्टर फराहम किया जाए। मैंने क्यास आराई की। ऐसा हुआ तो मेरी कार एयरबेस पर ही रहेगी, वापसी में ले लेंगे। रोशन, सुनसान और साफ सुथरी सड़क से गुजरकर हमारी कार फाटक पर पहुंची तो रास्ता देने की बजाय एयरफोर्स का बावर्दी गार्ड अव्वल खान की तरफ वाली खिड़की पर आ गया। डेजर्ट ट्रैप 3 और 4, अव्वल खान ने इससे कहा और वो किसी भी रद्दे अमल का मुजाहरा किए बगैर मशीनी अंदाज में अंदर बने हुए गार्ड रूम की तरफ चला गया। ये याद रखना कि मेरा कोड डेजर्ट ट्रैप 3 और तुम्हारा 4 है। तन्हाई में यसर आते ही अव्वल खान ने मुझे मुतल्ला किया, ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसलिए यहाँ तुमको कदम कदम पर मोहतात रहना होगा। चंद सानियों बाद गार्ड के साथ एक उदैड उम्र नॉन कमीशन्ड अफसर हमें अपनी तरफ आता हुआ नजर आया। मैं एयरफोर्स के ओहदों से ज्यादा वाकिफ नहीं था, इसलिए इस NCO के शाने पर लगे हुए निशानात से इसके ओहदे का तयन करने में नाकाम रहा। इसने आते ही अव्वल खान से नामानूस सी जुबान में 2 अल्फाज कहे। अव्वल खान ने नकाबिल फहम जुबान में इसका मुख्तसर सा जवाब दिया। 3 ला यानी मुकालमों के बाद NCO ने दूसरे गार्ड को ललकार कर इशारा किया और हमारे लिए रास्ता खोल दिया गया। लेकिन हमारी कार के हरकत में आने से पहले ही गार्ड पिछली निशिस्त पर बैठ चुका था। अंदर एयरफील्ड पर पुरअसरार सा अंधेरा छाया हुआ था। कहीं कहीं इक्का दुक्का बल्ब रोशन थे, जिनके इनकास में जा बजा मुतअद्दिद फौजी तैयारे खड़े हुए नजर आ रहे थे। हमारा सफर गार्ड की हदायत के मुताबिक जारी था। रास्ते में मजीद 2 जगह रुकने की नौबत आई, लेकिन वहाँ गार्ड ने हमारी तर्जमानी के फराइज संभाल लिए। मैंने महसूस किया कि हम कंट्रोल रूम और एयरबेस की असल इमारत को पीछे छोड़ आए थे और हमारा सफर तारीक रनवेज के किसी दूर इफ्तादा हिस्से की सिमत था। आखिर कार के हेडलैंप्स की रोशनी में हमें तारीकी में खड़ी हुई एक इकलौती इमारत का हेवला नजर आने लगा, जो कंक्रीट के रनवे से तकरीबन 50 फुट दूर बना हुआ था। वो कोई बाकायदा इमारत नहीं बल्कि एक हाल था, जिसकी बुलंदी 12 फुट से ज्यादा नहीं थी। इमारत में गूर तारीकी का राज था, लेकिन बाहर मौजूद कई फौजी गाड़ियों से पता चल रहा था कि वो इमारत दर हकीकत इतनी वीरान और गैर आबाद नहीं थी जितनी नजर आ रही थी। बस यहीं गाड़ी पार्क करके लॉक कर दें। गार्ड ने फौजी गाड़ियों की तरफ इशारा करते हुए कहा। अव्वल खान इस वक्त हुक्म का बंदा बना हुआ था। इसने फौरन ही हदायत की तामील की। मैंने कार से उतरते हुए देखा कि रनवे के सरे पर तारीकी में 2 हेलीकॉप्टर मौजूद थे, जिनके करीब चंद इंसानी हैबले तारीकी का जुज़्व बने नकलो हरकत करते हुए नजर आ रहे थे। एयरबेस के इस हिस्से में तारीकी या नीम तारीकी हर शय का जुज़्व आजम थी। आप अंदर चले जाएं। हमें लाने वाले गार्ड ने तारीक हाल की तरफ इशारा करते हुए कहा। इस असना में मेरी अकाबी नजरें कंक्रीट या ईंटों की दीवार में दरवाजे का मुस्ततील तलाश कर चुकी थी। हम तुम्हारी चेक पोस्ट से बहुत अंदर हैं, तुम वापस कैसे जाओगे? अव्वल खान ने जोज़बुज़ होकर सवाल किया। आप जाएं सर, मैं मार्च करूंगा। गार्ड के लहजे में ताबेदारी और तहक्कुम का अजीब सा इम्तजाज था। हम दोनों दरवाजे की तरफ बढ़ गए। वहाँ दीवार के साथ ही एक और मुसल्लह गार्ड मौजूद था। कोड सर, इसने मुस्तैदी के साथ हमारे और दरवाजे के दरमियान हायल होकर सवाल किया। इसकी मुस्तैदी फुर्ती और जिस्मानी साख्त को देखते हुए ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि अगर हम जवाब देने में जरा भी तखीर करते तो वो बिला तवक्कुफ हमें वहीं ढेर कर देता। डेजर्ट ट्रैप 3, अव्वल खान ने कहा। मैंने इब्तदाई अल्फाज छोड़कर सिर्फ 4 कहने पर इक्तफा किया। इसने फौरन ही संगलाख दीवार में नस्ब दरवाजे का पट खोल दिया और बाहर फैली हुई तीरगी में अंदर से आने वाली रोशनी दूर तक सरायत कर गई। हम दोनों यके बाद दीगरे अंदर दाखिल हुए तो वो एक नीम रोशन और तंग सा कमरा था, जहाँ डेस्क के पीछे एक नौजवान अफसर बैठा हुआ था। इस एयरबेस के हैंगर्स, मरकजी इमारत और कंट्रोल रूम से काफी दूर वाक़या वो हाल बादियुल नजर में एक इकाई की सूरत में नजर आ रहा था, लेकिन इसके अंदर पहुंचकर अंदाजा हुआ कि इसे खासे पेचीदा अंदाज में मुख्तलिफ हिस्सों में बांट दिया गया था और इसका हर हिस्सा अलग कामों के लिए मखसूस था। नौजवान अफसर के महजबाना मुतालबे पर हमें एक बार फिर अपना कोड दोहराने पड़े थे। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे हम अपना कोड याद करने के लिए वहां पहुंचे हों, और जब आखिरी अफसर को यकीन हो जाएगा कि हमें अपना कोड याद
बर्बाद हो चुके हैं तो इसके एमा पर दरवाजे से निकलते ही हम खुद को शाह फैसल के मतवाजी दौड़ती हुई रेलवे लाइन के करीब नशीबी सड़क पर खड़ा हुआ पाएंगे, जहां हमारे और गार्ड रूम के अमले के सिवा कोई नहीं होगा। हमारे कोड सुनकर इस नौजवान ने अपने सामने रखी हुई फहरिस्त पर कलम से कुछ निशानात लगाए और मुस्कुराते हुए बोला, आप लोगों के आने के बाद मेहमानों की तादाद पूरी हो चुकी है, मेरे पीछे आइए। इसकी तकलीद में खासे पुरपेच रास्ते से गुजरने के बाद हम इसी हाल बेस बने हुए एक मुस्ततील कमरे में दाखिल हुए, जिसकी तवालत इसके अर्ज से कम 3 गुना ज्यादा थी। अगली रहनुमाई तक आप यहीं तशरीफ रखें। नौजवान अफसर ने इस मुस्ततील कमरे का दरवाजा खोलकर खुश अखलाकी से कहा और हमारे अंदर दाखिल होते वहां से वापस लौट गया। इस कमरे में कुर्सियों की तादाद 30 से ज्यादा थी, लेकिन इस वक्त वहां सिर्फ 4 अफराद बैठे हुए थे। इनके ऊपरी और बेएतमाद अंदाज से जाहिर हो रहा था कि वो चारों भी हमारी तरह पहली बार ऐसे किसी मुकाम पर लाए गए थे जहाँ के अंदाज हमारी रोजमर्रा आदात और मिजाज से मुख्तलिफ थे। कुर्सियों के रुख पर वाहिद दाखिली दरवाजे के करीब एक बड़ा सा स्टैंड रखा हुआ था, जिस पर नक्शों का एक खासा जगीम पुलंदा लटका हुआ था, लेकिन इसका ऊपरी वर्क बिल्कुल सादा था। इस तरतीब से मैंने बिलफौर अंदाजा लगाया कि वो मुस्ततील कमरा दरअसल ब्रीफिंग रूम था और जल्द ही कोई अफसर हमारी ब्रीफिंग के लिए आने वाला था। शहरी जिंदगी की बेलगाम आजादियों और बेहरा रवि के आदी अफराद के लिए इस कमरे की फजा इतनी नामानूस थी कि इन चारों ने ही खिलाफे तवक्को कुर्सियों से उठकर हम दोनों का इस्तकबाल किया। इनमें से एक महकमा इतलात का फोटोग्राफर, दूसरा इसी महकमे का मुबस्सर, तीसरा एक आजाद नामा निगार और चौथा एक मकबूल तरीन रोजनामे का सीनियर रिपोर्टर था। हम दोनों इस बड़े मजमा में रंगे हाथों फंसे थे, इसलिए मैंने अपने तारफ को हकलाहट की आड़ में छुपा लिया। इस दौरान में अव्वल खान हम दोनों को क्यूबा की एक खबरसां एजेंसी का वकाए नगार जाहिर कर चुका था। क्यूबा की खबरसां एजेंसी आजाद नामा निगार ने हैरत से सवाल किया, ये मेरे लिए एक हैरतनाक खबर है। मेरी दानिश्त में तो क्यूबा की कोई बैनुल अक़वामी खबरसां एजेंसी नहीं है। किसी एक आदमी की दानिश्त से किसी चीज के होने या न होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने संभाला लेकर कहा, अब भी देख लें कि मेरी दानिश्त में आजाद नामा निगार की इस्तिलाह बिल्कुल बोदी और बेमानी है। किसी एक आदमी की दानिश्त से किसी चीज के होने या न होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने संभाला लेकर कहा। अब यही देख लें कि मेरी दानिश्त में आजाद नामा निगार की इस्तिलाह बिल्कुल बोदी और बेमानी है। ये आप कैसे कह सकते हैं? इसने गुसीले लहजे में सवाल किया। मुश्तिल होते ही वो क्यूबा की खबरसां एजेंसी को भूल गया था। अगर आप फीस बिल्ला नामा निगारी करते हैं तो आजादी का दावा कर सकते हैं। तनख्वाह या मुआवजा लेकर नामा निगारी करने वाला तो इस शख्स का पाबंद होता है जो इसे सिक्का राइजल वक्त में अदायगी करता है। मेरे फिक्रों पर सीनियर रिपोर्टर के लबों पर जहरीला तबस्सुम उभर आया। मेरी और इसकी हमख्याली का मजहर था। आप अजीब आदमी हैं, आजाद नामा निगार बिना कर बोला। आते ही वाहियात बातें शुरू कर दी हैं। आप मेरे पेशे की तौहीन कर रहे हैं। आपको इल्म होना चाहिए कि मैं एक मुकद्दस पेशे से वाबस्ता हूँ। इसके रद्दे अमल में तुंदी पैदा करने के लिए मैं हंस पड़ा। मजदूर जमीन खोद कर, डॉक्टर इलाज करके, क्लर्क फाइलें स्याह करके, रकासा अपने कोठे पर नाच कर और नामा निगार खबरें तख्लीक करके अपनी रोजी कमाता है। मेरी समझ में नहीं आता कि इस मुल्क में नामा निगार अपने पेशे के लिए तकद्दस का तलबगार क्यों होता है। बस वो नामा निगार गुर्राया। आप सहाफी को रकासा से मिलाकर मेरी पूरी बरादरी की तौहीन कर रहे हैं। इसने ताईद तलब नजरों से सीनियर रिपोर्टर की तरफ देखा, जो दानिस्ता छत की कड़ियां गिनने में मसरूफ हो गया था। बात सहाफी की नहीं, आपकी हो रही थी। मैंने इसे फिर छेड़ा। सहाफत एक पेशा है तो फिर ये भी दूसरे पेशों की तरह है। आपको इसलिए मुकद्दस करार नहीं दिया जा सकता कि आपके हाथों में कलम है और मजदूर के हाथ में फावड़ा। सहाफत इसी वक्त तक मुकद्दस थी जब तक इसे रोजी कमाने का जरिया नहीं बनाया गया था और एक मिशन समझा जाता था। आप लोगों को खबरें ना मिले तो अपनी नौकरी या मजदूरी रखने के लिए आप खबरें इजाद करने पर मजबूर हो जाते हैं। ख्वाह दूसरे दिन इसकी तरदीद ही शाया करनी पड़ जाए। पता नहीं इस मुल्क के लोगों में अनापसंदी का जज्बा इतना शदीद क्यों है। तो क्या आप आसमान से नाज़िल हुए हैं? इसने दांत पीसते हुए सवाल किया। नहीं, हम क्यूबा से आए हैं, मैंने इसके तंज को नजरअंदाज करते हुए बेपरवाही से कहा। पैदा भी वहीं हुए थे? इसने जने बुले लहजे में सवाल किया। ये सब माशरे के जहनी इर्तिका के मसाइल हैं। वो जेब से एक मोटा सा सिगार निकालकर अपने
बाएं अंगूठे के नाखून पर ठोंकते हुए जहरीले लहजे में बोला, पसमानदा मुआशरों में खुद आदमी खफा होता है, लोग इज्जत नफ्स ना आशना होते हैं, इसलिए वहाँ आदमी बरसहा बरस अपने अवाम पर मुसल्लत रहता है। फिर वो अचानक ही महकमा इत्तलात के नुमाइंदों से मुखातब हो गया, आप लोग ये हद तक अमेज गुफ्तगू खामोशी से सुन रहे हैं। इस गुंडे पर तकर्री होने से पहले मैं स्कूल टीचर था। मुबस्सर ने माजरत ख्वाहाना लहजे में कहा, आजकल एक्साइज के महकमे में तबादले के लिए जोर लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ आमदनी बहुत कम है। मैं इस झगड़े में क्या कह सकता हूँ, तुम हवाना का सगार सुलगा कर इन बेचारों से उलझ रहे हो, इसलिए मेरा जहन है कि ये दुरुस्त कह रहे हैं। सीनियर रिपोर्टर ने अपने मुशाहदात से फारग होकर अचानक ही बोलना शुरू कर दिया, सुर्ख, सब्ज और जर्द सहाफत की इस्तिलाहात खुद हमारी हैं। जब हम एक दूसरे को बुरा भला कह सकते हैं तो दूसरों को तनकीद से कैसे रोक सकते हैं। हमारे हालात कार बेहतर और तनख्वाहें मकूल हों तो खुद हमें भी दूसरों की परवाह नहीं रहेगी। किसी भी किस्म की महरूमी इंसान को बहुत ज्यादा हसास और जज्बाती बना देती है। वैसे आजकल तुम्हारी खबरें और कहानियां कम ही छप रही हैं। इसने बिल्कुल सही खतूत पर बोलना शुरू किया था, लेकिन इसकी बात अधूरी रह गई क्योंकि इसी लम्हे मुस्ततील कमरे का दरवाजा खुला और दो बावर्दी फौजी अफसरान अंदर आ गए। इनमें से एक कर्नल और दूसरा कप्तान था। एक फजाई अड्डे पर बर्री फौज के इन दो अफसरान की मौजूदगी मानी खेज थी। कर्नल ने अंदर आते ही हम सबको खुश दिली से खुश आमदीद कहा और अफसर मेहमानदारी के तौर पर अपना तारुफ कराते हुए सबसे फर्दन फर्दन मुलाकात की। कर्नल रियाज का मातहत कैप्टन अलियास भी इसके पेश था। कैप्टन अलियास 22 ब्रिगेड के साथ असगर्दू में था। कर्नल रियाज ने अपने मातहत का तारुफ कराते हुए कहा, ये हार्ड इम्तियाज है, शायद आप लोगों के मेहमानदारी के लिए पिछले हफ्ते ही यहाँ आए हैं। यहाँ से हम लामा नामी हेलीकॉप्टर ऑपरेशन बेस की तरफ रवाना होंगे। मिशन के बारे में ब्रीफिंग रास्ते में ही हो जाएगी। मोटी मोटी बातें मैं चार्ट्स और नक्शों की मदद से समझा देता हूँ। ऑपरेशन फील्ड यहाँ से बहुत दूर है। आजाद नामा निगार ने कहा, मैं ये नहीं समझ सका कि इस प्लेस पर बाहर इतना अंधेरा क्यों है। हर ऑपरेशन से पहले अमले की ज़हनी और नफ्सियाती तैयारी बहुत जरूरी होती है। कर्नल ने पूरी तवज्जो के साथ कहा, यहाँ कमोबेश वही माहौल पैदा करने की कोशिश की गई है जो सुबह सवेरे से ऑपरेशन बेस पर होगा। वहाँ हम लोगों के गोला बारी या फायरिंग की ज़द में आने के क्या इम्कानात हैं। महकमा इत्तलात के मुबस्सर की आवाज पुरतशवीश थी। शायद वो अपने तबादले से पहले मरने के इम्कान से खौफजदा था। कर्नल ने कैप्टन अलियास की तरफ देखा और वो गला साफ करके बोलने लगा, एक्शन प्लान के मुताबिक हमले के वक्त दुश्मन हमारी सरजमीन पर कम से कम 2 मील अंदर आ चुका होगा। हमले के वक्त 2-3 तरफ से हमारे यूनिटों के नरगे में होगा और इसके लिए हमारे इलाके में मजीद अंदर घुसने के सिवा कोई और राह बाकी नहीं रहेगी। दुश्मन की ग्राउंड फॉर्मेशन हरकत कर रही होगी, इसलिए इसका बुनियादी असलहा डेड होगा। जिस वक्त हम इन पर फजाई हमला करेंगे तो हमारे ऑब्जर्वर दरमियानी हथियारों की रेंज से बाहर काफी बुलंदी पर परवाज कर रहे होंगे। आप लोग इस महफूज बुलंदी से दूरबीनों की मदद से पूरी लड़ाई देखेंगे। हमारी कोशिश थी कि इब्तदा से ही पूरी कार्रवाई आप लोगों को दिखाई जाती, लेकिन हमला होने से पहले फजा में लामा हेलीकॉप्टर की मौजूदगी दुश्मन को होशियार करने का सबब बन सकती है। इसलिए हम हमला शुरू होने के बाद ऑपरेशन फील्ड पर प्रवास कर सकेंगे। इस तरह तो हम पूरी कार्रवाई की कवरेज नहीं कर सकेंगे। आजाद नामा निगार ने मायूसाना लहजे में कहा, इब्तदाई हिस्सा अपनी तरफ से पूरा कर लेना। मैंने इसके कान के नीचे सरगोशी की और वो किसी सांड की तरह भड़क कर मुझे फाड़ खाने वाली नजरों से घूरने लगा। मुझे अफसोस है कि ये एक फनी मजबूरी है। कर्नल ने अपनी बगल से छड़ी निकालकर नक्शों की तरफ मतवज्जो होते हुए कहा, तो क्या हम यहाँ से बराह रास्त मुहाज पर जाएंगे? महकमा इत्तलात के फोटोग्राफर ने पूछा। नहीं, यहाँ से हम ऑपरेशन प्लेस जाएंगे, वहाँ हमें सिग्नल का इंतजार करना होगा। कर्नल ने कहा, ऑपरेशन बेस कहाँ वाक़या है? आजाद नामा निगार ने नोट लेते हुए सवाल किया। सॉरी, ये नहीं बताया जा सकता, कर्नल ने माजरत करते हुए कहा। वैसे ये सहरा में बनाई हुई एक इमरजेंसी स्ट्रिप है जहाँ हम ट्रेलरों पर लदे हुए 40 फुटे कंटेनरों से दफातर का काम लेंगे। इन्हीं में ऑपरेशन डेजर्ट ट्रैप का कमांडर एंड कंट्रोल हेडक्वार्टर होगा। तो क्या इस जंग में हमारी फजाइया भी शामिल होगी? आजाद नामा निगार का सवाल था। दुश्मन की तबाही के लिए फजाइया के 2 तैयारों से मदद लेने का फैसला किया गया है, कर्नल ने कहा। हमारी अपनी सरजमीन पर मुहासरे में आए हुए दुश्मन के 500 नफूस के लिए क्या फजाइया की मदद नागजीर थी? आजाद नामा
निगार ने वो अहमकाना सवाल करके कर्नल का मूड ऑफ कर दिया। ये जंगी फैसले हैं जिनको समझना आम आदमी के बस से बाहर है। कर्नल ने अपनी बरहमी पर काबू पाते हुए नरमी से कहा, आपकी इतला के लिए अर्ज है कि हम दुश्मन को जमीनी कार्रवाई से भी निस्तो नाबूद कर सकते हैं, लेकिन इस तरह ये किस्सा तूल पकड़ सकता है। दुश्मन को अपने मार्टर, त्यारा शिकन तोपे, मशीन गने और रॉकेट लॉन्चर माउंट करने की मोहलत मिल गई तो ये मुकाबला कई दिन तक भी चल सकता है। हम अपने जवानों को बिला वजह नहीं कटवा सकते। कार्रवाई के तूल पकड़ने की सूरत में पड़ोसी मुल्क की तरफ से सियासी और सफारती दबाव डाला जा सकता है, जबकि हम सूरज तुलू होने से पहले इस कानवाई के हर फर्द को जहन्नम वासल कर देना चाहते हैं, ताकि इस इबरत आमोज तबाही के बाद दुश्मन ऐसी महमात का ख्याल तर्क कर दे। इन नतायज के हसूल के लिए फजाइया की मदद नागजीर थी। हल्के बम्बार तैयारों की 2-3 परवाजें दुश्मन को तहस नहस कर देंगी। बम्बारी से बच जाने वालों को हमारे जमीनी दस्ते साफ कर देंगे। उजाला फैलने तक वहाँ लाशों के सिवा कुछ बाकी नहीं रहेगा। तो क्या ये सारी कार्रवाई रात के अंधेरे में होगी? आजाद नामा निगार जुजियात के बारे में बहुत फिक्रमंद था। कोशिश है कि हमला सुबह काज़ब के वक्त किया जाए। कदरे सकूत के बाद कैप्टन इलियास ने कहा, क्योंकि कर्नल आजाद नामा निगार के बेतुके सवालात पर बिना कर टहलता हुआ दीवार की तरफ चला गया था। लेकिन सही वक्त का इंतखाब करना कमांड एंड कंट्रोल हेडक्वार्टर की सवाबदीद पर मुनहसर होगा। कैप्टन इलियास कह रहा था, इस मिशन में हमारी फजाइया के 2 हल्के बम्बार तैयारे जरूर इस्तेमाल किए जाएंगे, लेकिन वो भी कमांड एंड कंट्रोल हेडक्वार्टर की कमान में होंगे। मेरा ख्याल है कि अब सवालात का सिलसिला खत्म होना चाहिए, ताकि कर्नल असली जंगी हिकमत अमली पर आप लोगों को ब्रीफ कर सकें। 10:30 बजे हमें यहाँ से रवाना होना है। बस एक सवाल और। आजाद नामा निगार इज़्तिरारी अंदाज में कुर्सी से उचकते हुए बोला, फरमाइए। कैप्टन इलियास ने जहरीले लहजे में कहा, लेकिन ये वाकई आखिरी सवाल होगा। लामा किस किस्म का हेलीकॉप्टर है? इसमें कितने आदमियों की गुंजाइश होती है? ये कितनी बुलंदी तक परवाज कर सकता है? और दुश्मन की त्यारा शिकन तोपों की रेंज क्या है? इसने पूछा और सूरत हाल की संगीनी के बावजूद सब लोग ही बेयक आवाज कह लगाने पर मजबूर हो गए। वो डटाई के साथ हम लोगों को ऐसी तरहम अमेज नजरों से देखने लगा जैसे इसे हम सब की दिमागी सेहत पर शुबा हो रहा हो, जबकि हकीकत इसके बरअक्स नजर आ रही थी। ये 4 सवाल हैं हमारे कहकहों में कैप्टन इलियास की गुंजीली आवाज उभरी। इसलिए मैं हस्बे वादा सिर्फ एक सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि लामा एक पैसेंजर कार्गो हेलीकॉप्टर है। ये कहते ही वो अदबो एहतराम के साथ कर्नल की तरफ मतवज्जो हो गया। सर, आइए, सवालों जवाब का सिलसिला खत्म हो गया। कर्नल रियाज के बुशरे पर कबीरगी के वाज़े आसार मौजूद थे। इसने बेदिली और कदरे गुस्से के साथ नक्शों पर से सादा वर्ग पीछे उल्टा और छड़ी के सिरे की मदद से हमें मुख्तलिफ मुकामात के बारे में समझाने लगा। अब अपनी चोंच बंद रखना, वरना कर्नल तुम्हें उठाकर बाहर फेंकवा देगा, मैंने आजाद नामा निगार के कान में कहा। कर्नल की बेशतर बातें काबिल फहम और बाज नाकाबिल फहम थी, क्योंकि तमाम तर जंगी इस्लाहात को समझना हम जैसे गैर फौजियों के बस का रोग नहीं था। गनीमत ये था कि आजाद नामा निगार ने भी कुछ न समझने के बावजूद कर्नल से मजीद कोई सवाल करने की जरूरत नहीं की थी और पेंसिल की नोक से मुसलसल अपने कान कुरीदे जा रहा था। तो आरफी लेक्चर में इसकी लातलकी देखते हुए मुझे शुबा होने लगा था कि कहीं वो ऑपरेशन बेस पर पहुंचते ही मजीद आगे जाने से इनकार न कर दे। वो खालिस पेशा वराना ब्रीफिंग थी, जिसमें अव्वल खान इब्तदा से ही गहरी दिलचस्पी ले रहा था। मामले की अहमियत और नजाकत के पेश नजर मैं भी अपने जहन पर हत्तल मकदूर जोर देने की कोशिश कर रहा था। सीनियर रिपोर्टर पेशा वराना अंदाज में तेजी के साथ नोट ले रहा था। फोटोग्राफर हर चार्ट और नक्शे की तस्वीरें बना रहा था और मुबस्सर इस उम्मीद पर दांतों से अपनी उंगलियों के बड़े हुए नाखून कतरने में मसरूफ था कि इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किए जाने वाले प्रेस रिलीज की बुनियाद पर वो अपने माहिराना तबसरा तख्लीक करने में कामयाब हो जाएगा। दुश्मन की हरबी इस्तेदाद, नफरी और फायर पावर के सारे तजिए कर्नल को अजबर थे। इसकी तकरीर सुनते हुए मुझे अंदाजा हुआ कि किसी एक जंगी फैसले के पसे पुश्त कैसे पेचीदा अवामल कारफरमा होते हैं। वो बज़ाहिर एक फैसला होता है, लेकिन इसमें बहुत से फैसलों का इम्तजाज होता है। वार मौसर हद तक कारगर न हो तो क्या क्या जाए, नाकाम हो तो मुदाफत की कौन कौन सी इम्कानी राहें हो सकती हैं और मखसूस हालात में किस राह का इख्तियार किया जाना ज्यादा सूदमंद या कम नुकसानदेह साबित हो सकता है। ये सब इस कदर अहम, गुंजलक और बड़े मसाइल थे कि ज़हीनो फतीन अफसरान ही सही फैसले कर सकते थे। मेरी निगाह में हमेशा
हमेशा से फौजी जवान की सबसे बड़ी कदर रही थी, जो बढ़कर दुश्मन की गोली अपने सीने पर रोक लेता है या अपने दुश्मन को मौत के घाट उतार देता है। लेकिन कर्नल रियाज की गुफ्तगू सुनकर मुझे एहसास हुआ कि इन जानबाज सिपाहियों को लड़ाने वाले भी कम दिलेर नहीं होते। एक अफसर का गलत फैसला सैकड़ों जवानों का खून करा देता है, तो दूसरी तरफ इसी अफसर का दुरुस्त और बरवक्त फैसला मुट्ठी भर जवानों को बारी नफरी पर फतह याब करा देता है। दोनों तरफ लड़ने वाले मौत की आंखों में आंखें डालकर लड़ते हैं, लेकिन इस कत्तालो जदाल से वही फरीक फातेह बनकर उभरता है जिसके लड़ाने वाले बेमिसाल हिम्मत, शुजाअत, जहानत, हौसले और एतमाद के मालिक हों। ठीक 10:15 बजे कर्नल ने आखिरी नक्शे पर अपनी ब्रीफिंग खत्म कर दी। इन लोगों के अंदाजे थे कि ऑपरेशन डेजर्ट ट्रैप सुबह के 3:30 बजे शुरू होकर सिर्फ 1 घंटे में मुकम्मल हो सकता था। जानी नुकसान में तनासब का तखमीना 1 और 50 का था। गोया दुश्मन के 500 अफराद की तबाही में कुल 10 जवानों की शहादत का अंदाजा था। ब्रीफिंग खत्म होते ही बावर्दी बैरे चाय और दीगर लवाजमात ले आए और कर्नल कुछ देर पहले की तलखियों को भूलकर नामा नगार से गुफ्तगू में मसरूफ हो गया। सफर के आगाज से पहले वो हर बदमजगी को खत्म करने के लिए कोशां था। इस दौरान में 22 ब्रिगेड के स्कर्दू से आए हुए कैप्टन अलियास ने हमें आगाह किया कि लामा हेलीकॉप्टर में एक वक्त में सिर्फ 5 मुसाफिर सफर कर सकते थे। हम कुल 6 नफूस थे। कर्नल और कैप्टन को मिलाकर कुल नफरी 8 हो जाती थी, इसलिए हमें 4-4 की 2 टोलियों में तकसीम होकर सफर करना था। एक टीम के साथ कर्नल को सफर करना था, दूसरी टीम कैप्टन के साथ सफर करती। इस एतबार से हमारी 3-3 की 2 टुकड़ियां बननी थी। हम दोनों के लिए तीसरे साथी का इंतखाब ज्यादा दुश्वार नहीं था, क्योंकि फोटोग्राफर का काम और शोबा बहुत महदूद था। मुबस्सर को इस महम में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। साफ जाहिर हो रहा था कि वो किसी मजबूरी के तहत सिर्फ टीए बनाने के चक्कर में वहाँ आ फंसा था। नामा निगार के जहनी फतूर के मुजाहरे मैं खुद देख चुका था, इसलिए मेरी दानिश में इन तीनों की एक नकम्मी टोली बन सकती थी जिससे कर्नल के बारी बरकम वजूद से सहारा मिल सकता था। इस तरह मेरे और अव्वल खान के लिए सीनियर रिपोर्टर ही रह जाता था। हमारे लिए कैप्टन अलियास एक अच्छा साथी साबित हो सकता था। चाय खत्म होने से पहले ही मैंने इस तकसीम का ऐलान किया, जिसे बेचूंचरा तस्लीम कर लिया गया। ठीक 10:30 बजे हम लोग 2 कितारों में वहाँ से चल दिए। हाल से बाहर निकलते ही हमारे कानों में हेलीकॉप्टरों के इंजनों के तेज शोर की आवाज आई थी। नामा निगार ने अंधेरे में हेली की तरफ देखा। मुझे यकीन था कि इसकी अलविदाई नजरों में हसरत ही हसरत रही होगी। मैं इससे कुछ कहे बगैर कप्तान और अव्वल खान के पीछे चलता रहा। सब्ज और खाकी रंग के लहरियों में रंगे हुए दोनों आर्मी हेलीकॉप्टरों के इंजन बेदार थे। अंधेरे में इन मशीनी परिंदों को देखकर दिल पर हैबत सी तारी हुई जा रही थी। कर्नल अपनी टोली को लेकर दाहिनी तरफ हो लिया और हम लोग कैप्टन अलियास की तकलीद में बाएं तरफ वाले पुरहोल लामा की तरफ बढ़ गए। सर पर मंडलाते हुए पंखों से पैदा होने वाली हवा के तेज दबाव में लहराते और संभलते हुए हम चारों यके बाद दीगरे इस खौफनाक परिंदे के पेट में दाखिल होकर दोनों तरफ लगी हुई निशिस्तों पर विराजमान हो गए, जिसमें हवाबाज पहले से अपने निशिस्त पर मुस्तैद और तैयार बैठा हुआ था। हम लोगों को हकीकी जंगी माहौल से मानूस करने के लिए एयरफील्ड के साथ ही कैबिन में भी अंधेरा रखा गया था। अलबत्ता कंट्रोल पैनल की रोशनियों के एनेकास में हम लोग एक दूसरे को बखूबी देख सकते थे। अचानक एयरबेस के कंट्रोल टावर पर रोशनी सुर्ख बत्ती की जगह सबज रोशनी नमूदार हुई। हमारे पायलट के रेडियाई ऑपरेटर्स पर खुफिया अल्फाज में कोई पैगाम सुनाई दिया और इसी लम्हे कर्नल रियाज वाले लामा के इंजन का शोर तेज हुआ और वो हेलीकॉप्टर तेजी से फिजा में बुलंद होकर शुमाल मशरक की तरफ उड़ता चला गया। साथ ही हमारे पायलट ने भी इंजन को थ्रॉटल दिया और एक हचकोले के साथ हमारा लामा भी निहायत तेजी के साथ फिजा में उठता चला गया। वो कोई आरामदेह मुसाफिर बरदार तैयारा नहीं था, इसलिए कैबिन में इंजन और तेजी से गर्दिश करती हुई पंखड़ियों का खासा शोर गूंज रहा था। कर्नल रियाज का लामा सुबह रफ्तारी से आगे प्रवास कर रहा था और हमारा हेलीकॉप्टर इसकी तकलीद कर रहा था। कुछ देर तक हमें नीचे कराची की तेज रोशनियां डोलती हुई नजर आई। इसके बाद अचानक ही तारीख इलाका शुरू हो गया। दाएं और बाएं तरफ अलबत्ता रंगो नूर का सैलाब नजर आ रहा था। मुतअद्दिद रोशन और तारीख दब्बों पर सफर करने के बाद हमारे हर तरफ अंधेरे की अथाह चादर फैलती चली गई। कैप्टन अलियास ने इशारों से हमें वो हेडफोन पहनने की हिदायत की जो हमारी निशिस्तों के साथ ही मौजूद थे। हेडफोन लगाने का ये फायदा हुआ कि हमें लामा के इंजन के शोर से निजात मिल गई और हम बेआसानी एक दूसरे की आवाजें सुनने के काबिल हो गए। अपने सीने पर बढ़ते हुए दबाव की वजह से मुझे अंदाजा हो
रहा था कि लामा आगे बढ़ने के साथ ही बतदरीज ऊपर भी उठता जा रहा था। इसकी जमीन से बढ़ती हुई बुलंदी का दूसरा सबूत कैबन का गिरता हुआ दर्जा हरारत था। लामा इसी रफ्तार से ऊपर जाता रहा तो हम ठिठर कर मर जाएंगे। मैंने किसी का नाम लिए बगैर कहा, लेकिन मेरा मुखातब कैप्टन अलियास ही था, जो ऐसे सवालात पर हमें कुछ अशकशोई करने की पोजीशन में था। फिक्र न करो, हम सब जिंदा रहेंगे। कैप्टन अलियास ने शौक और जिंदगी से भरपूर आवाज उभरी। बहुत ज्यादा बुलंदी पर लामा का इंजन भी जवाब दे जाता है। इंसानी बदन के साथ ही इंजन को भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। पायलट को तुमसे ज्यादा अल्टीमेटर की फिक्र होगी। अल्टीमेटर पर सुर्ख निशान आने से पहले ही हमारी उफ़क़ी परवाज शुरू हो जाएगी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।